सेट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। जैसे हम लोगों ने साउंड में पढ़ा था ना, वैसे ही याद रखिएगा, जब दो समान आवृत्ति के समान आयाम की किरणें एक दूसरे से मिलती है तो कहीं पर आयाम बढ़ जाता है तो कहीं पर शून्य हो जाता है। इसका देखिए, ये सब डेफिनेशन वगैरह आपसे नहीं पूछेंगे, आपको क्या याद रखना है? एग्जांपल, है ना? ये सब आपसे नहीं पूछेगा पेपर में, आपसे पूछेगा ये किसके कारण, ये किसके कारण, ये किसके कारण। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना व्यतिकरण। दूसरा, केरोसिन पर पानी डालने पर, केरोसिन पर सॉरी पानी पर केरोसिन डालने पर होगा ना, हाँ, पानी पर केरोसिन डालने पर उसका फैलना किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। और पानी पर केरोसिन डालने पर उसका रंगीन दिखना व्यतिकरण के कारण। और पानी में मतलब हवा में पानी के जो बुलबुले हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? अवतल लेंस की तरह। इसके बाद याद रखिएगा होलोग्राम, जो आपके कॉपी में किताब में जो होलोग्राम देखते हैं आप, वो भी किस सिद्धांत पर काम करता है? उसका भी रंगीन दिखना व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है, फटाफट से इसे लिखिए, फिर चलते हैं इससे आगे। हो गया, लिख लिया सभी ने? कोई नहीं लिख लीजिए, बस एक दो तीन प्रॉपर्टी और है, एक तो पोलराइजेशन है और एक डिफ्रैक्शन है। बस ये तो देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कलर एंड देन वी विल मूव टू ह्यूमन आई। अरे किताब सब पे ना देखो, किताब सब पे जो स्टिकर लगा रहता है रंगीन दिखता है, जो है किसी की किताब में होलोग्राम, दिखा दो इसको। ये बताओ, इसको होलोग्राम है पता है जी? हाँ पता है, ये होलोग्राम स्टिकर नहीं रहता है ऐसा जी सर, यही है होलोग्राम, है ना, इसका रंग। ठीक है ना। चलो आगे चलाएं, लिखो लिखो जल्दी। अभी बोला बोला कि 5 मिनट में अपडेट कर देगा, है ना। एकदम खतरनाक रहा है, उसको ना पढ़ लेना 4-5 बार। केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का भी कल शाम तक दे देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर फैल जाना, अपारदर्शी सतह से टकराकर फैल जाना। और इसकी खोज आपसे पूछ देता है कौन किया था? इंटरफेरेंस का खोज कौन किया था जी, इसका बताओ। थॉमस यंग ने। लिख लेना, अगर आप लिखना, हालांकि स्टार्टिंग में लिखा दिया ना आपको, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग ने। यहां पर भी लिखना है तो लिख लो, इसकी खोज किसने करी है? थॉमस यंग ने। आपको स्टार्टिंग में मैंने लिखा दिया है, हालांकि इसकी खोज किसने करी है? फ्रांसेस्को फ्रांसेस्को गिरनाल्डी ने किया। ये पूछ देता है जब बहुत आपसे डिफिकल्ट पूछेगा तो पूछ देगा आपसे कि डिफ्रैक्शन, प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत जो है, या प्रकाश के विवर्तन की खोज किसने की। और इसका एक ही एग्जांपल है, सीडी का। सीडी जो होता है उसका कैसा दिखना? रंगीन दिखना, कलरफुल दिखना। जो सीडी का रंगीन दिखना है ना, वो किसके कारण होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। बस एक ही एग्जांपल है इसमें, और कोई एग्जांपल नहीं है। क्या हो गया? समझ नहीं रहा। प्लेट का चमकना, हाँ वो भी लिख सकते हैं, प्लेट का चमकना भी इसी के कारण कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। क्या हो गया? आवाज नहीं जा रहा है? अच्छा, ठंडा आ रहा है, कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवीकरण। याद रखिएगा, इसकी खोज फ्रेंच साइंटिस्ट ई लुइस मेलस ने की। पोलराइजेशन का गुण सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुप्रस्थ तरंगों में मिलता है। और इसका मतलब होता है, पोलराइजेशन का मतलब कि प्रकाश को किसी एक निश्चित दिशा में भेजना।
और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जो 3D मूवी जो होता है ना, 3D मूवी में जो चश्मा पहनने के लिए दिया जाता है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा? हाँ हाँ वही वही है ना, अभी आ रहा है। हाँ तारामंडल वाला भी है ना। वाहनों में जो पोलराइड लगा होता है ना, वाहनों सब में जो ट्रक कार इन सब में ना क्या होता है, सामने से जैसे मान लीजिए रात में चल रहे हैं, अचानक से एकदम तेज लाइट में आ रहा है ना, तो आपको जैसे कि होता है ना कि उसका लाइट को वो करने के लिए उसमें पोलराइड लगा रहता है ना। तो पोलराइड में भी किसका यूज होता है, तो आपका इसी सिद्धांत का यूज होता है। और तीसरा याद रखना, वो पोलराइज्ड ग्लास जो होता है, पोलराइज्ड ग्लास जो तारामंडल से आप पहुंचते हैं देखते हैं, इसको पोलराइज्ड पोलराइज्ड चश्मा है ना। और नोट में लिख लेना, ये जो ध्रुवीकरण का गुण किसमें नहीं मिलता है, साउंड में ध्रुवीकरण का गुण मिलता है जी नहीं, क्योंकि साउंड कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, तो साउंड में पोलराइजेशन का गुण, साउंड में पोलराइजेशन का गुण नहीं मिलता है। चलो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कलर। कलर में बस आप लोगों को तीन चीज जानना है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और सप्लीमेंट्री कलर। ठीक है, आगे अपडेट हुआ क्या, ऑनलाइन हुआ अपडेट, चेक करना एक बार, मैंने तो बोला है करने के लिए अभी जस्ट। हो गया, हो गया अपडेट। चलो इसका प्रिंट आउट निकाल के 4-5 बार पढ़ लेना लगभग। हाँ तो बायोलॉजी भी कल शाम तक दे देंगे। हाँ जितना देखिए जो आप लोगों को याद करवा दिया है ना, मतलब सारे तो मतलब जितना जो नॉर्मल आप लोगों को पता है कॉमन वो नहीं दिया है इसमें, मैंने कुछ जो अति महत्वपूर्ण सब है ना, और ऐसा जो आपको क्लास में नहीं वो बताया गया है कुछ कुछ फैक्ट, तो वो सब है उसमें, पढ़ लेना। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट दिया है, बहुत मेहनत से लगभग बनाया गया है ये। अच्छा निराश नहीं करिए। चलिए ऑनलाइन भी हो जाएगा अपडेट बाबू, है ना। तुम लोगों को भी मिल जाएगा, चेक करो एक बार, तुम लोगों का भी हो गया होगा अपडेट। मुझे तो लग रहा है 10 जनवरी से पहले कुछ नहीं खत्म होने वाला। प्रेम जी आज ही खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो तुम, है ना तुम। चलिए नेक्स्ट है कलर यानी रंग। याद रखिएगा सबसे पहले एक होता है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग जो होता है आपका 3 होता है, कौन सा, लाल, हरा और नीला। इसके बाद होता है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा दो प्राथमिक रंग को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है, जो रंग बनता है, उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। और याद रखिएगा जैसे कि लाल और हरा मिलाइए क्या बन जाता है, पीला बनता है ना जी। और लाल और नीला मिलाइए मैजेंटा, और हरा और नीला मिलाइए सियान कलर बनता है, कौन सा, सियान। पहले आप इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। कल आप लोगों का फाइनली सब कंप्लीट हो जाएगा कल, है ना, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, है ना। बायो तो ऑलरेडी हो चुका है मतलब मॉर्निंग में, तो कल हम लोगों का लास्ट क्लास रहेगा इसमें। क्या हुआ, फिर आते रहेंगे बीच बीच में तब आना, क्योंकि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मतलब इसी मंथ में वो आ रहा है ना, फाउंडेशन बैच आ रहा है, और कंप्लीट रेलवे और इसका रेलवे का आ रहा है, प्लस बिहार पुलिस का आ रहा है, ऑफलाइन आएगा वो। हाँ रेलवे फाउंडेशन बैच आ रहा है ना, तो आना तो लगा ही रहेगा अब तो, है ना। चलिए हो गया। अगला देखिए समझिएगा, एक होता है सप्लीमेंट्री कलर। सप्लीमेंट्री कलर या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं पूरक रंग। पूरक रंग का मतलब क्या होता है, जिन दो रंगों को मिलाने से, जिन दो रंगों को मिलाने से सफेद रंग यानी व्हाइट कलर मिलता है, उसे पूरक रंग कहते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि लाल, हरा और नीला तीनों को मिला दीजिएगा तो कैसा रंग बनेगा, सफेद रंग बनता है तीनों को मिलाने से। अब देखिए अगर आप पीला और कौन सा कलर मिलाएंगे, लाल और हरा को मिलाने पर पीला बनता है, और इसको इसके साथ अगर आप नीला मिला दीजिएगा क्या बनेगा, सफेद बनेगा। यानी कि एक तो आपका हो गया ये सप्लीमेंट्री कलर हो गया पीला और नीला। दूसरा आप मैजेंटा के साथ आप क्या मिला दो, हरा, मैजेंटा प्लस ग्रीन यानी मैजेंटा के साथ हरा मिलाइएगा तो सफेद बनेगा। बाकी तीसरा कि सियान के साथ अगर आप क्या मिला दोगे, लाल, ये आपका क्या बनेगा, सफेद बनेगा। यानी कि ये दोनों जो है, यानी ये दोनों क्या सप्लीमेंट्री कलर है, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री कलर है, और ये दोनों भी सप्लीमेंट्री कलर है। ठीक है, कलर में बस इतना याद रखिए आप। अब हम लोग मूव करेंगे ह्यूमन आई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से काफी सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, तो एक एक करके हम लोग उसे देखते हैं। चला कर लिया सभी ने नोट। सर आपका क्लास फिजिक्स एंड इसमें आके इंडियन रेलवे की तरह हो गया, मतलब क्या कहना चाह रहे हो भाई, तो मैं गजबे लड़का है एकदम। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। याद रखिएगा इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑप्थेमोलॉजी। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी
25 सेंटीमीटर है। इसके बाद याद रखिएगा मानव नेत्र के लिए अधिकतम स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी अनंत हो जाएगा ना जी। इसके बाद याद रखिएगा मानव नेत्र का जो व्यास होता है यानी डायमीटर मानव नेत्र गोलक का यानी ह्यूमन आई बॉल नेत्र गोलक जो है नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है याद रखना 2.3 सेंटीमीटर। इसके बाद याद रखिएगा मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल का होता है 576 मेगापिक्सल का होता है यानी कि जैसे आजकल जो कैमरा आता है ना डिफरेंट मेगापिक्सल का, तो हमारे आई कितने मेगापिक्सल कैमरा आई 576 मेगापिक्सल का। ठीक है, मतलब कि कई तरह के रंगों में लाखों कलर में क्या कर सकता है ये डिफरेंस बता सकता है। हाँ, इसे लेके फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग समझते कैसे हैं, मतलब कि किसी चीज को कैसे देखते हैं पहले वो समझेंगे, फिर एक एक पार्ट इसका आई का उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सर गोल्डन चौहान को अनब्लॉक करा दीजिए। कौन है ये? साइंस जर्नी, इसको भी ब्लॉक कर दीजिए, है ना, कर दीजिए। हाँ चलो, गजब है। अब लिख लिया सभी ने? चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर किसी चीज को कैसे देखते हैं हम लोग, है ना। अब देखो पहले बेसिक हम लोग समझ लेते हैं, फिर आपको चित्र दिखा करके समझाएंगे। ये आप लोग बना लीजिएगा इसको। सबसे जो पहला हिस्सा होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। इसको हिंदी में भी कंजक्टिवा ही कहेंगे। अभी ओरिजिनल चित्र भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको कॉपी में ये वाला बना लीजिएगा। कंजक्टिवा के बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया, इसके बाद आता है आपका लेंस, और लेंस कैसा रहता है यहाँ पर? उत्तल। और उसके बाद होता है रेटिना, और फिर यहां से एक ऑप्टिक नर्व निकला होता है। ऑप्टिक नर्व ये हमारे ब्रेन से अटैच होता है ना। अब देखिए किसी वस्तु को कैसे देखते हैं हम लोग, पहले इससे आप समझ लीजिए, फिर ओरिजिनल वाला भी चित्र दिखाते हैं आपको। सबसे पहले लाइट रे जो है ये कंजक्टिवा पर पड़ती है, और ये कंजक्टिवा जो है ना एक कैसी परत है? पारदर्शी परत है। कैसी परत है? पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसके बाद याद रखिएगा यहाँ से यहाँ के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर, है ना, पक्षाप द्रव कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से ये आपका कॉर्निया से ये चला जाता है किधर? लेंस में, है ना। अब देखिए ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के बारे में याद रखिएगा ये भी कैसा होता है? पारदर्शी, ये भी पारदर्शी परत है। अब यहाँ पर ये जो कॉन्वेक्स लेंस है आपको पता है ये लाइट रे को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ये लाइट रे को रेटिना के अलग अलग बिंदु पर कन्वर्ज करेगा, और इमेज आपका कहाँ पर बनता है? इसमें रेटिना पर बनता है। ये सारा पॉइंट आपको बहुत डिटेल में लिखाऊंगा मैं भी। इमेज कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा इमेज बनता है? तो याद रखिएगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ जब ये इमेज ब्रेन पर जाता है यहाँ से, तब जाकर के वहाँ इमेज कोई सीधा होता है, और आप उस इमेज को क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। और ये आपको बताया है कि हमारे ब्रेन पर कोई इमेज कितने सेकंड के लिए रहता है? 1/16 सेकंड के लिए रहता है। और जब भी आपका क्या कहते हैं आई ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? कॉर्निया का यूज करते हैं। पहले इसको फटाफट से बना लो, इसके बाद इसे हम लोग बहुत डिटेल में इन सब पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। हो गया? मेरी बात भी सुनिए, हम लोगों को फिजिक्स का नहीं मिला है। ठीक है, मिल जाएगा फिजिक्स का। कौन है तुम्हारा बैच? कौन सा है बैच? बताओ कौन सा है तुम्हारा, तो करवा देंगे अपडेट उसमें भी। हाँ, इमेज रेटिना पर बनता है, बिल्कुल। कहाँ बनता है रेटिना पर, कैसे बनता है बताएंगे। ठीक है, आगे चलें। इतना टाइम लग रहा है जिसको बनाने में, है? अगला है, अब देखिए पहले चित्र में ना समझा देते हैं आपको, अब फिर इसको ना एक एक पॉइंट, बहुत इसमें लगभग ह्यूमन आई से ना 100 से ऊपर सवाल बनते हैं आपके पेपर में, 100 से ज्यादा। तो अभी कुछ भी सवाल बनेगा आप लोग कर लीजिएगा, इसको जैसे कंप्लीट करेंगे तो 3D में तो फिर आंख निकालना पड़ेगा ना जी किसी का। क्या है 3D में दिखाए? ये वाला खुल नहीं रहा है, रुको कोई नहीं। हाँ ये ठीक है। दिख रहा है सभी को? देखो एक और चित्र इसमें देखते हैं। इसमें तो नहीं आ रहा है ऐसे। रुक जाइए, यही वाला लगा देते हैं। ये इसमें होगा नहीं, इसको अगली स्लाइड में मैं लगा दे रहा हूँ, रुक जाओ। चलो देखो, ये देखिए आंख है जो, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, दिस वन, ये क्या होता है? पुपिल होता है। इसके बाद ये जो देखा ब्लू ब्राउन ब्लैक, ये होता है आइरिस होता है। ये उजर का वाला जो हिस्सा होता है ना, ये क्या है? स्क्लेरा। अब बाकी ये आईलिड पता है आपको। अब यहाँ पर देखिए बाकी इधर ही होता है आपका ये लैक्रिमल ग्लैंड होता है ना, यहाँ से क्या निकलता है? आपका आंसू निकलता है।
अब यहाँ पर देखिए जो आपका इधर जो देख रहे हैं ना, ये तो स्क्लेरा है, इसमें ये आपका जो हिस्सा है ये कॉर्निया है, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, लेंस है, और लेंस में देखो कि यहाँ पर एक जो मसल है ना, ये बीच में पेशी है, यहाँ पर भी पेशी है, इसी पेशी को हम लोग बोलते हैं सिलियरी पेशी या सिलियरी मसल। यही क्या करता है, इस लेंस को पतला मोटा करता रहता है, यानी लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है ना। इस बीच में लेंस और कॉर्निया के बीच में फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अब देखिए इसके चारों तरफ ये देखो, ये जो आपका एक तरह से नस टाइप का होता है, आंख के चारों तरफ रहता है, इसको बोलते हैं कॉरोइड। और ये कॉरोइड जो है ये क्या करता है, ये मतलब सबसे ऊपर इसका लहरा, उसके नीचे आपका क्या है कॉरोइड, और ये क्या करता है, आई के अंदर ना ब्लड के सप्लाई को मेंटेन करता है, यानी कॉरोइड का काम क्या है, हमारे आंख के अंदर क्या करना, रक्त को पहुंचाना। और इसके अंदर फिर ये तो देखना स्ट्रक्चर ये है आपका रेटिना, क्या है ये रेटिना, और इसी रेटिना पर क्या होता है, इमेज बनता है। रेटिना में अभी इसमें भी क्या होता है ना, आप देखो पूरे आंख के अंदर जो आपका फ्लूइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, विट्रस बॉडी या फिर विट्रस चैम्बर, है ना। एक्वस ह्यूमर जो होगा वो किसके बीच में होगा, लेंस और किसके बीच में, कॉर्निया के बीच में। बाकी उसके बाद आंख के अंदर जो पानी होता है उसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। और यही जब मतलब ये अगर पानी निकल जाना आंख से, आंख क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा एकदम, है ना, सारा पानी जो है उसका निकल जाएगा। तो और यहीं से देखिए आपका ये तो देख रहे हैं, ये सारा क्या है, नर्व है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व, और इसी से हमारा इमेज कहां तक पहुंचता है, ब्रेन तक पहुंचता है। अब इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ब्लाइंड स्पॉट होता है, डार्क मतलब ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट क्या होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जो पॉइंट जितना मैं लिखूंगा हर एक पॉइंट को आपको लिखना है साथ साथ। अब देखिए याद रखिएगा, ह्यूमन आई के सबसे ऊपर उजली परत को क्या बोलते हैं, उजली परत को स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि ह्यूमन आई में इंटर करने वाली, ह्यूमन आई में इंटर करने वाली प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को पुपिल, पुपिल यानी पुतली, पुपिल क्या करता है, नियंत्रित करता है। और याद रखना अगर प्रकाश की मात्रा ज्यादा क्या होगा जी, अगर प्रकाश की मात्रा ज्यादा तो पुपिल का साइज क्या, पुपिल सिकुड़ेगी, पुपिल क्या होगी, सिकुड़ेगी, और इसका पुपिल का साइज क्या हो जाएगा, कम। और अगर प्रकाश की मात्रा कम, प्रकाश की मात्रा अगर कम तो पुपिल फैलेगी, और पुपिल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है सर पुपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, तो हर जगह सिलियरी मसल नहीं, है ना, सिलियरी मसल लेंस का, लेंस को पतला बड़ा करना किसका काम, सिलियरी मसल का। जहां पे पुपिल आए तो पुपिल को याद रखिएगा रेगुलेट करने का काम किसका होता है, आइरिस का। और इसलिए कई बार क्या होगा ना, आपके एग्जाम में पूछ देता है कि हमारे आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, और ऑप्शन में आपका पुपिल भी निकलेगा, उस समय क्या हो जाएगा, फिर आइरिस हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलो तो फटाफट से इसे लिखो। हिंदी में सर जी इसका कोई हिंदी नहीं है, पुपिल को हिंदी में लिख लेना पुतली। चलो हाँ, किसका, साइंस का मैराथन डेली चलेगा, अभी आप लोगों को बताया है ना। अच्छा लिख लो, ये कल से चलेगा ना, 1 से रात के 10 बजे तक। मेरा टाइम रहेगा 2 से 3 PM के बीच में, डेली रहेगा, 14 तारीख तक ये रहेगा। नहीं नहीं, मेरा सिर्फ रहेगा 2 से 3, बाकी 1 से 10 सारा सब्जेक्ट चलेगा, 1 से 10 PM तक चलेगा डेली। अभी 5 से 14 तक चलेगा ये, क्या 5 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक चलेगा, है ना। देखिए ये है ना, एक्चुअली में आपको ये लास्ट जो 15 दिन में पढ़िएगा ना, अभी 10 दिन में, ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा। एक चीज तो आप लोग जानते हैं कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना, मतलब पिछले 1 महीने पहले तक जो भी पढ़ा आपने, 1 महीने के अंदर जो पढ़ेंगे वो आपको ज्यादा काम करेगा पेपर में, है ना। ठीक है, आज साइंस का तीनों क्वेश्चन हम कराएंगे इसमें, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा मतलब अच्छा क्वेश्चन कराएंगे इसमें। तो डेली लगभग 20 सवाल कराएंगे, तो 10 दिन में मान लो 200 सवाल हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं, चैप्टर वाइज नहीं कराएंगे, मिक्स कराएंगे, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, पुपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, याद रखिएगा आइरिस, पुपिल के या पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। इसके बाद याद रखिएगा कई बार पूछता है कि हमारे आई का कलर किस पर डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा ह्यूमन आई का कलर आइरिस पर डिपेंड करता है, किस पर, आइरिस पर निर्भर करता है। इसलिए देखो जो हमारा आइरिस है, बाल है, स्किन है, इसमें एक पिगमेंट मिलता है, कौन सा, मेलानिन। याद रखना इसमें कौन सा वर्णक मिलता है, इसमें मेलानिन नामक वर्णक मिलता है। और हमारे आई का कितना रंग होता है, आंख का 3, आंख 3 रंग का होगा, कौन कौन सा, बुल का, कर का, और ब्राउन यानी भूरा, है ना जी, नीला, काला और भूरा। ये काली काली आंखें आप लोग जो सुनते हैं, है ना ये काली काली पहले चलता था कैसे, ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, है ना, ये आज तक समझ नहीं तुरुरु का मतलब क्या है अगला है याद रखिएगा कई बार पूछता है आपसे कि हमारे आई में प्रकाश का सबसे ज्यादा परावर्तन किसके द्वारा होता है, हमारे आई में प्रकाश का सबसे ज्यादा परावर्तन किसके द्वारा होता है, कॉर्निया के द्वारा होता है, किसके द्वारा, कॉर्निया के द्वारा होता है। क्योंकि आपको ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना कि हम लोग जो देखते हैं किसी वस्तु को किसके कारण देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण देखते हैं, लिखाने की आवश्यकता तो नहीं है। इसके बाद याद रखना कि आई ट्रांसप्लांट में, आई ट्रांसप्लांट यानी जब नेत्रदान होता है, आई ट्रांसप्लांट में सिर्फ ओनली कॉर्निया का यूज होता है। ये जितना पॉइंट है हर एक पॉइंट से एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, तो हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे।
क्या हुआ? आंख तंग करता होगा तो कॉर्निया का यूज करते हैं सिर्फ। एक्चुअली देखिए, आई डोनेट ऐसे जिंदा व्यक्ति का हो ही नहीं सकता है ना। जब भी आई डोनेट होगा वो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही आई का डोनेशन पॉसिबल है, ऐसे नहीं हो सकता है ना। क्या हुआ? नहीं समझ रहे क्या? हाँ, पोस्टमार्टम के समय देखिए इसका ना टाइमिंग होता है, अभी सारा लिखाएंगे कि कितने घंटे के अंदर, मृत्यु के कितने मतलब लगभग 4 से 5 घंटे का टाइमिंग होता है, उसके अंदर ही क्या हो सकता है, आई ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है ना। वो अभी सारा पॉइंट दिखाएंगे, तो मत करिए, एक एक पॉइंट किसका आई ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, कौन नहीं दे सकता है, सब कराएंगे अभी आगे। अगला है, नहीं लिखे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, कॉर्निया हमारे आई का एकमात्र ऐसा हिस्सा है, एकमात्र हिस्सा है जिसमें कोई ब्लड वेसल, जिसमें कोई ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिनी नहीं मिलता है। इसके बाद याद रखिएगा, कॉर्निया तथा लेंस के बीच में, कॉर्निया तथा लेंस के बीच एक द्रव पाया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसे एक्वस ह्यूमर या इसी को बोलते हैं कछाव द्रव, क्या बोलते हैं, कछाव या हाँ कछाव द्रव कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, हमारे आई में इमेज कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। यानी रेटिना हमारे आंख में किसकी तरह काम करे, जैसे कैमरा में स्क्रीन होता है ना, उसी तरह रेटिना हमारे आई के अंदर, हमारे आई में स्क्रीन का कार्य करता है। इसके बाद याद रखेंगे कि रेटिना पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। साउंड की स्टडी को एकॉस्टिक्स, है ना। तो इसे लिखो, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट आपका सवाल है, पेपर में पूछा गया है ना। तन्नू कुमारी आप कहां से हैं, ललित कुमार को देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। ये पढ़ने आया कि तन्नू कुमारी का एड्रेस जानने के लिए आया है। हाँ करिए। चला आगे, लिख लिया सभी ने, कोई नहीं, लिख लो लिख लो। हो गया। नेक्स्ट याद रखिएगा कि रेटिना से ये इमेज, रेटिना से ये इमेज ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहां पर पहुंचता है, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन के कहां पर, ब्रेन के ऑसिपिटल लोब पर, कहां पर, ऑसिपिटल लोब पर पहुंचता है, जहां ये इमेज, ऑसिपिटल पाली बोलेंगे हिंदी में इसको, जहां ये इमेज सीधा और बड़ा होता है। और हमारे ब्रेन पर कोई इमेज कितने सेकंड के लिए आता है, याद रखिएगा, हमारे ब्रेन पर कोई इमेज 1/16 सेकंड के लिए रहता है। क्या हुआ? इसके बाद याद रखिएगा कि रेटिना तथा लेंस के बीच में, रेटिना तथा लेंस के बीच में जो द्रव मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो है एक्वस ह्यूमर, और रेटिना तथा लेंस के बीच में जो द्रव मौजूद होता है उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, ये जो हमारे आई में लेंस कौन सा होता है, हमारे आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि हमारे आई में जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, बहुत जो फैक्चुअल सवाल पूछेगा। याद रखिएगा, हमारे आई में प्रेजेंट लेंस का अपवर्तनांक, बहुत फैक्चुअल सवाल पूछेगा तो याद रखना, ऐसे सवाल बनेंगे। अपवर्तनांक 1.36 होता है, कितना? और हमारे आई में आई लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है, हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ, ये बिहार के अलग अलग एग्जाम में, कई बार बीपीएससी टीआरई सब में पूछा है, और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। हमारे आई का फोकल लेंथ 2 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। कितना? 2.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। कई बार 2 सेंटीमीटर दे देगा ऑप्शन में, कई बार 2.5 सेंटीमीटर देगा, है ना। तो इसके बीच होता है, याद रखेंगे। ये बढ़ता घटता रहता है, कैसे बढ़ता घटता है अभी उससे हम लोग बात करेंगे। सर बिहार एसआई बैच के लिए पढ़ा रहे हैं जी, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछने पर बताते नहीं है, सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका, है ना तनु जी। लिख लिया सभी ने? कोई नहीं, लिख लो कोई बात नहीं। चलें, ठीक है लिख लो, हो गया।
इन लोगों का सवाल ही अलग रहता है। एपिग्लॉटिस का क्या कार्य होता है? एपिग्लॉटिस जो है खाना निगलते समय विंड पाइप के मुंह को बंद कर देता है ताकि हमारा भोजन जो है वो विंड पाइप में यानी श्वसन नली में प्रवेश नहीं करे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि कोरॉइड कोरॉइड लिख लो। कोरॉइड हमारे आई में रक्त के आपूर्ति को बनाए रखता है, रक्त के आपूर्ति को बनाए रखता है। इसके बाद याद रखिएगा हमारे आई लेंस के फोकस दूरी को या आकार को, फोकस दूरी या आकार को सिलियरी मसल, कौन सा मसल? सिलियरी पेशी या सिलियरी मसल नियंत्रित करता है। इसी को सिलियरी बॉडी भी बोलते हैं। देखिए हमारे आंख में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रेटिना। रेटिना के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे आई डिफेक्ट की। रेटिना में याद रखिएगा कि ये हमारे आंख में जैसे कैमरा होता है, उसी तरह हमारे आंख में कैमरा की स्क्रीन की तरह होता है, कैमरा के स्क्रीन की तरह होता है। हमारा आंख भी एक प्रकार का कैमरा ही है ना, तो ये हमारे आंख में कैमरा के स्क्रीन की तरह कार्य करता है। और याद रखना इसमें दो फोटो सेंसिटिव यानी प्रकाश संवेदी, फोटो सेंसिटिव प्रकाश संवेदी कोशिका, फोटो सेंसिटिव सेल या प्रकाश संवेदी कोशिका पाई जाती है। एक कौन सा होता है जी? रॉड या फिर जैसे हम क्या कहते हैं छड़, और दूसरा क्या होता है? कोन या जैसे हम क्या कहते हैं? शंकु। अब इस रॉड और कोन की बात करेंगे हम लोग कि रॉड क्या है, कोन क्या है, इसके क्या कार्य हैं, कमी हो जाए तो क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर बात करेंगे येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, देन देखेंगे आई डिफेक्ट, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, है ना, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, हाइपरोपिया, मायोपिया, है ना, एस्टिग्मेज्म, प्रेसबायोपिया, ये सब क्या है इसके बारे में बात करेंगे। चला आगे, लिख लिया सभी ने? चलिए अब रेटिना में सबसे पहली कोशिका है रॉड, क्या नहीं हुआ है? लिख लो लिख लो लिख लो, थोड़ा जल्दी लिखो लेकिन। जीके जीएस कोर्स क्रैश कोर्स है, डलवा देंगे, उसमें भी डलवा देंगे पीडीएफ अभी। ठीक है, अरे हाथ नहीं जोड़ना है, डलवा देंगे बिना हाथ जोड़े, है ना। चलिए नेक्स्ट लोग बात करते हैं। रॉड जो है याद रखिएगा ये रोडॉप्सिन सेल से मिलकर बनता है, ये रोडॉप्सिन सेल से मिलकर बनता है। जैसे अलग अलग कोशिका है ना, उसी प्रकार ये जो बनेगा किससे? रोडॉप्सिन कोशिका से मिलकर बनता है। ये करता क्या है याद रखिएगा, ये डिम लाइट में, डिम लाइट यानी जब कम प्रकाश होगा ना, डिम लाइट में, अंधेरे में मतलब जब कम प्रकाश होगा, देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। डिम लाइट में देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। और याद रखिएगा इसके निर्माण में कौन हेल्प करेगा? इसके निर्माण में विटामिन ए कौन हेल्प करता है? विटामिन ए हेल्प करता है। और इसलिए दोस्तों अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रॉड की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और रॉड की संख्या कम हो जाती है तो डिम लाइट में दिखना क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना जी। डिम लाइट में दिखना कम, और इसी से बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी बीमारी? रतौंधी, या फिर इसी को बोलते हैं निक्टोपिया। निक्टोपिया इसी को कहते हैं, या रतौंधी, या इसी को बोलते हैं रात का अंधापन। क्या बोलते हैं? रात का अंधापन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्स। हो गया? तुम लोगों को भी लगता होगा कि लिखा लिखा के सर एकदम हालत खराब कर देते हैं, लेकिन एक बार लिख लीजिए, आपको ना जब एग्जाम देंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा। अब कई सारे बुक जाकर के पढ़ेंगे तब जाकर आपको इतना कंटेंट मिलेगा, है ना। और वही जो एग्जाम में पूछता है वही कंटेंट है ना। इधर उधर फालतू के कंटेंट को क्या करना है जान के हम लोगों को, है कि नहीं। जो एग्जाम में पूछे वही हमको जानना चाहिए। अब देखिए इसके बाद की बात करें, दूसरा होता है आपका कॉन्स। ऐसे मैं इतना जल्दी जल्दी कराता नहीं हूँ, है ना, मतलब इतना जल्दी तेजी से लिखाता नहीं हूँ, आराम आराम से मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों का क्या एग्जाम है ना, इसलिए मेरी भी मजबूरी है। शंकु, याद रखिएगा ये कोडॉप्सिन सेल से मिलकर बनता है। ये ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करता है। ये मतलब तेज प्रकाश होता है ना, ब्राइट लाइट में, ज्यादा प्रकाश में देखने में हेल्प करता है। और याद रखिएगा ये जो है रंगों को पहचानने में हेल्प करता है। ये रंगों के पहचान में हेल्प करता है। अब आपको पता है कि हमारी आई कितने प्रकार के कलर में डिफरेंशिएट कर सकती है? याद रखिए, नहीं नहीं वो तो हमारे आंखों का रंग तीन कलर का होता है, आंखों का रंग ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। लेकिन आपको ये पता है कि हमारी आई कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर में अंदर कर सकती है? याद रखना हमारी आई, ये कौन सी वजह से हमारी आई 70 लाख रंगों में रंगों को पहचान सकती है। 70 लाख अलग अलग रंग को पहचान सकती है ना। इसके बाद याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा आपकी आंख पर कौन सा कलर चुभता है? कौन सा कलर चुभेगा? देखिए अभी आपको चुभा के दिखाते हैं, है ना। अरे रुक जाओ, इस तरह का जो रंग होगा ना, अरे कहाँ चला गया भाई, हाँ इस तरह का जो रंग होगा, आया कि नहीं? हाँ आ गया।
अब इस तरह का रंग देखिए, ये जो है ना बहुत ज्यादा चुभेगा आंख के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं येलोइश ग्रीन। इस कलर को क्या बोलते हैं? येलोइश ग्रीन बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारी आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव येलोइश ग्रीन या येलो ग्रीन के बीच का जो कलर होता है, येलो ग्रीन, है ना, के प्रति होता है। और ये आपका इससे पूछता है कि इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है। याद रखना, इसका तरंगदैर्घ्य होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 550 नैनोमीटर। ये सवाल आपसे पूछा जाता है जब बहुत देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा, तब यहां से सवाल बनेगा आपका, इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे चलते हैं। पहले आप लिखिए इसे, फिर इसके आगे मूव करेंगे। क्या? अभी अभी आएंगे, बताएंगे अभी। चला आगे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अगर कॉन्स की कमी हो जाती है, कॉन्स का निर्माण बच्चों में जब डेवलपमेंट होता है उनका, मां के गर्भ में जब उसका भ्रूणीय विकास होता है, तभी इसका निर्माण हो जाता है ना। और कॉन्स की कमी अगर हो जाएगी तो क्या होगा? रंगों का पहचान मुश्किल, और इससे बीमारी होती है कौन सी? वर्णअंधता। कौन सी बीमारी होती है? वर्णअंधता, या फिर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में याद रखिएगा कि यह एक अनुवांशिक रोग है, यह एक जेनेटिक डिजीज है, साथ ही साथ हीमोफीलिया भी जेनेटिक है ना, थैलेसेमिया भी जेनेटिक है। इसकी जो कैरियर होती है वो कौन होती है? फीमेल, यानी कि मां होती है ना। और यानी कि इसमें जो फीमेल के अंदर जो एक्स गुणसूत्र होता है ना, ये इसका क्या होता है? वाहक होता है। इसमें लाल एवं हरा रंग में पहचान करना क्या होता है? मुश्किल होता है। लाल एवं हरा रंग में अंतर करना मुश्किल। और जो गाय भैंस, खास करके जो भैंस होता है, उसमें कौन सी संख्या क्या होती है? कम, काफी कम। ठीक है, इसलिए भैंस जो है ना लाल और हरा के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। इसलिए भैंसिया सबके सामने जाओ, लड़का कपड़ा पहन के देखो कैसे एकदम घास समझ के दौड़ेगा। देखे होगा, सब में करता है ना। तो और रेलवे वाला जो एग्जाम होता है, खास करके एलपी, स्टेशन मास्टर, गार्ड वाला, जिसको ट्रेन मैनेजर आप बोलते हैं, उसमें कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट अवश्य कराया जाता है। तो मान लो कि कोई ड्राइवर है, कलर ब्लाइंड है, ट्रेन चला रहा है उसको लाल हरा में फर्क नहीं समझ में आएगा है ना। और इसका जांच कैसे होता है? इसी हरा टेस्ट बताए थे ना, इसी हरा टेस्ट आप लोगों को। इसी हरा टेस्ट ये पूछा है 70वीं 71वीं बीपीएससी में पूछा था ये, कि इसी हरा टेस्ट जो है क्यों होता है, या कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा टेस्ट होता है। इस तरह से सवाल बना था। तो लिखिए इसको, फिर चलते हैं इसके आगे। येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, फिर और भी कई सारे बिंदु हैं, उसे देखेंगे। क्या हो गया? लिख लिया सभी ने? आगे चलें। नेक्स्ट याद रखिएगा कि नोट में ये सब पॉइंट लिख लो। पहला कि उल्लू में रॉड सेल की संख्या ज्यादा तथा कौन सेल की संख्या कम होती है। इसके बाद याद रखना, एक होता है आपका येलो स्पॉट, ऐसे बोलते हैं पीत बिंदु। रेटिना में वैसे बिंदु जो लाइट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जो लाइट के प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं तथा जहां पर शार्प इमेज, शार्प यानी एकदम बहुत तीक्ष्ण इमेज, शार्प इमेज बनता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, इसे अंध बिंदु कहते हैं। तो याद रखिएगा, रेटिना में वैसे बिंदु जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होते, जो लाइट के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, और यहां पर इमेज नहीं बनता है। याद रखिएगा, यहां पर इमेज नहीं बनता है। अब सवाल उठता है कि सर, जो आई का ट्रांसप्लांट होता है वो कौन कर सकता है, कितने घंटे के अंदर होता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। जब बहुत मुश्किल सवाल बनेगा तो यहां से सवाल बन जाता है कि इसमें से कौन सा बीमारी वाला का आई ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, आई ट्रांसप्लांट कितने घंटे के अंदर होना चाहिए। तो देखते हैं। नहीं, अच्छी बातें करनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या जम गया था? ये तो देखो, जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट है वही बता पाएगा, है ना। इसके लिए तो आई डॉक्टर ही बता पाएगा कि उसमें क्या, हम कोई ऑप्थेमोलॉजिस्ट है नहीं। वही, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है। जो डॉक्टर कंफ्यूज बताओ तो हम कहाँ बता पाएंगे
चला आगे, चलो याद रखिएगा किसी व्यक्ति के, जो भी नंबर देख लीजिएगा जो भी होगा, चौथा नंबर है तो नंबर यहाँ पे 4 डाल लेना। किसी व्यक्ति के डेथ के बाद ही उसके कॉर्निया को निकालकर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जिंदा व्यक्ति का नहीं हो सकता कि जिंदा व्यक्ति का कॉर्निया निकाल लिया, जिंदा व्यक्ति का कॉर्निया को निकालकर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसके बाद याद रखिएगा किसी व्यक्ति के डेथ के 4-5 घंटे के अंदर उसका कॉर्निया निकाल लिया जाता है। 4-5 घंटे के बाद निकालेंगे तो उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा, के अंदर उसका कॉर्निया निकाल लिया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद, डायबिटीज यानी मधुमेह, अस्थमा है तो उसका आई ट्रांसप्लांट, उसका मतलब जो आई डोनेट किया जा सकता है तो वह जैसे तो वह नेत्रदान कर सकता है, तो वह नेत्रदान कर सकता है। ऐसा ही एनसीईआरटी में ये सब पॉइंट लिखा हुआ है। जब आप क्लास 10 के एनसीईआरटी में लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे वहां सब ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है और क्वेश्चन कर सकता है ना। मोतियाबिंद अगर किसी को है तो वो कर सकता है, क्योंकि मोतियाबिंद में क्या होता है, लेंस पर डस्ट जम जाता है बस, है ना। अस्थमा है तो वो कर सकता है, डायबिटीज है तो कर सकता है ना। ब्लड प्रेशर वाले भी कर सकते हैं, जिनको हाइपरटेंशन वगैरह ब्लड प्रेशर है तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बता रहे हैं कौन नहीं कर सकता है ना। मोतियाबिंद में कौन सा मांस काटा जाता है, वही वो सिलियरी वाला जो होता है ना, वही बढ़ के लेंस के ऊपर ना चला जाता है, ज्यादा वो खाने से मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने से, तो उसके ऊपर भी आएंगे मोतियाबिंद पे। ठीक है, जिसको मोतियाबिंद है वो कर सकता है नेत्रदान, है ना। अभी कौन नहीं कर सकता वो दिखाते हैं आपको। क्या हो गया, लास्ट लाइन लिखा है अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद है, मधुमेह है, अस्थमा है तो वह नेत्रदान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मोतियाबिंद समझ में नहीं आया है। अरे मोतियाबिंद अभी पढ़ेंगे, बीमारी जब आई डिफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। तो हमारा आई लेंस है ना, ये क्या होता है, इसमें डस्ट जम जाता है जिसके कारण आई लेंस धुंधला हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, जिसमें चीजें आपको साफ साफ नहीं दिखती है। अब देखिए कौन कौन बीमारी वाले नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, जिनमें निम्न बीमारी है वे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कौन कौन है तो याद रखना, जिनमें एड्स है वो नहीं कर सकते, जिनमें याद रखना ल्यूकेमिया है यानी ब्लड कैंसर है वो नहीं कर सकते हैं। तीसरा याद रखना जिनमें टेटनस है वो नहीं कर सकते हैं। चौथा जिनमें रेबीज है वो नहीं कर सकते हैं। एड्स हो गया, ल्यूकेमिया, टेटनस, रेबीज, जिसमें इंसेफेलाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है ना, बताया था ना, इंसेफेलाइटिस नामक बीमारी है ना, जो ब्रेन फीवर जो होता है, बुखार वगैरह जिसमें हो जाता है, वो नहीं कर सकते हैं। क्या कलर ब्लाइंडनेस वाला कर सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है, एक और है जैसे लिख लीजिएगा हेपेटाइटिस बी और सी, जिनमें है हेपेटाइटिस बी और सी। ये जब देखिए बहुत मुश्किल सवाल बनेगा ना तब आपसे ये सब पूछेगा। जैसे रेलवे तो खैर पूछता है कि रेलवे में तो ये सब खूब पूछता है, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, क्योंकि उसमें तो क्लास 9 और 10 का पूरा एनसीईआरटी अच्छे से पूछता है। बीमारी चैप्टर करा दिए हैं, सुबह सुबह आते हैं नहीं आते हैं सुबह बीमारी सारे करा दिए हैं पूरा बीमारी, हाँ 50 को बीमारी कराए हैं नहीं समझ रहे क्या बोले, हाँ तो बहुत बीमारी करा दी है उसमें तो। चलो किसका पीडीएफ नहीं दिया, अच्छा कोई नहीं, चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। एक इसमें और भी लिख लो, है ना, ये एक यहाँ पे लिख ही लो, क्योंकि मैं भी पूछ मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा क्या ही लिखाऊं, लेकिन लिख लो, अगर आ जाए तो फिर क्या करिएगा। मेनिंजाइटिस, ये सब जो है ना नहीं कर सकता है नेत्रदान, है ना, बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा एग्जाम के लिए इनफ है, एग्जाम में इतना ही पूछेगा आपसे। हाँ हाल ही में भारत को WHO ट्रैकोमा मुक्त किया है, बिल्कुल किया है सर, सुबह क्लास नहीं चल था, अच्छा रिकॉर्डेड करवा देंगे, नहीं चल था तो आगे चलें, चलिए हम लोग बात करते हैं आई डिफेक्ट या नेत्र दोष। तो सबसे पहला याद रखिएगा मायोपिया, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस, या इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें याद रखना, इसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, दृष्टि दोष कौन सा है, निकट, लेकिन कौन सी वस्तु साफ नहीं दिखती, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, इसमें इमेज क्या होता है, इसमें इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। अब देखो, अब इसमें आपसे पूछेगा कि नेत्र गोलक की लंबाई क्या होती है, जो आपका फोकल लेंथ क्या होता है, लेंस मोटा होता है पतला होता है, इस तरह के सवाल आपसे बनेंगे, तो ध्यान से आप समझिएगा थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को। आपको बस एक चीज याद रखना है, क्या तो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको पता है, ये हमारा आई बॉल है, इस तरह से आई बॉल है ना। अब समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मायोपिया में, ये आपको बस याद रखना है, मायोपिया में हम लोग किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अवतल लेंस का पावर कैसा है, नेगेटिव, है ना जी।
अवतल लेंस का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अगर नेगेटिव लेंस का यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब कि हमारे लेंस का पावर क्या हो गया है, आई लेंस का पावर बढ़ गया होगा तभी ना नेगेटिव वाला यूज कर रहे हैं जी। आई लेंस का पावर क्या हो गया है यहाँ पर, बढ़ जाता है। अब बताओ पावर कब बढ़ता है, आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है P इज इक्वल टू क्या 1/f। इसका मतलब कि आई लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, आई लेंस का फोकस दूरी क्या हो गया होगा, फोकल लेंथ घट जाता है। समझना अब ये देखो फोकल लेंथ घट रहा है, घट रहा है कि मतलब ये लेंस जो है मोटा होगा कि पतला होगा, ये बताओ। ये ज्यादा फोकल लेंथ इस लेंस का होगा कि ज्यादा इसका होगा, ये बताओ किसका होगा ज्यादा फोकल लेंथ, ये पतले वाले का फोकल लेंथ ज्यादा होगा ना जी, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा क्या करेगा, अगर हम इस तरह से लेंस बनाएं इसका मतलब ये ज्यादा बड़ा वो स्फेरिकल उसका स्फेयर का पार्ट होगा, ये छोटा स्फेयर का पार्ट होगा, यानी कि अगर लेंस का अगर इसका फोकल लेंथ घट रहा है, इसका मतलब आई लेंस पतला होगा या मोटा होगा, बताओ। आई लेंस क्या होगा, मोटा हो जाता है, आई लेंस मोटा हो जाता है। पहले आप इसे लिखिए फिर इसके आगे चलते हैं। ये सब आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। हो गया, मूव करें, चलिए। अब यहां पर आप बताइए आई लेंस मोटा हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें नेत्र गोलक जो है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है ना, क्योंकि देखो जैसे आप ऐसे समझो, अभी ये लेंस है ऐसे इस तरह से है ना, ये अगर सिकुड़ेगा तो आई लेंस जो हमारा आई जो मतलब आई नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक की लंबाई क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा अगला पॉइंट कि आई बॉल की लंबाई, नेत्र गोलक की लंबाई क्या होती है, इसमें बढ़ जाती है। और इसे ठीक करने के लिए किसका यूज करते हैं, इसके उपचार में किसका यूज किया जाता है, अवतल लेंस का यूज करते हैं, यानी डाइवर्जिंग लेंस का या फिर अपसारी लेंस का यूज करते हैं ना जी। लेकिन सर ऐसा क्यों, तो समझते हैं। अब इसको समझते हैं कि इसी का यूज क्यों करते हैं। देखो ये हमारा लेंस है, कौन सा लेंस है आई में, कौन सा लेंस है ये, उत्तल की अवतल, उत्तल है ना। यहाँ पर मान लो रेटिना है, इमेज कहां पर बनना चाहिए, रेटिना पर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, यानी कि इमेज बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन इमेज ये कहां पर बना दिया, रेटिना से पहले। अब हम लोग का काम क्या है, इस इमेज को बनाना किधर है, रेटिना के ऊपर जाकर के बनाना है। तो अब बताओ इसके पहले अगर हम थोड़ा सा इसे डाइवर्स करते हैं, हल्का सा पहले यहाँ पे डाइवर्स करते हैं और इधर भी मान लो ऐसे डाइवर्स करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किधर मिल जाएगा जाकर के, रेटिना पर जाकर के मिल जाएगा। तो डाइवर्स करने के लिए इसको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, डाइवर्सिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। इसलिए इसके ट्रीटमेंट में कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का या अवतल लेंस का यूज करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको पता है कि आपके चश्मे का अगर नंबर नेगेटिव है, समझ जाइए आपको बीमारी कौन सा है। अगर आपके चश्मा का नंबर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपको कौन सा बीमारी है, मायोपिया। अगर पॉजिटिव नंबर का चश्मा है तो मतलब कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया। बात समझ में आ गया, क्लियर पॉइंट। आप अपने चश्मे के नंबर से बता सकते हैं कि आपको कौन सा बीमारी है। तो फटाफट से इसे लिखिए, फिर हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे हम लोग। और हाइपरमेट्रोपिया लिख लोगे खुद से या लिखा दें, लिखा दें, चलो लिखा ही देते हैं, कोई नहीं। ऐसे सब कुछ बस इसका उल्टा उल्टा हो जाएगा। चलिए मैं लिखा ही देता हूं, साथ साथ बस लिख लेना आप लोग, है ना। हो गया, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाइपर माइट्रोपिया, या इसी को बोलते हैं हाइपरोपिया, या फिर इसी को बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती, साथ साथ ही लिख लो आप लोग, जस्ट इसका उल्टा है, इसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है। क्यों, क्योंकि इसमें इमेज उसमें रेटिना से पहले बन जाता है, इसमें बाद बनेगा। इसमें इमेज रेटिना के बाद बनता है, रेटिना से आगे या रेटिना के बाद लिख लो, रेटिना से आगे या रेटिना के बाद बनता है। इसमें लेंस का पावर क्या हो जाता है, घट जाता है ना। इसमें आई लेंस का पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, तभी ना पॉजिटिव वाला चश्मा लगाते हैं। इसमें मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें आई का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, आई लेंस का फोकस दूरी घट जाता है ना जी। फोकस दूरी घटेगा, बढ़ेगा ना, उल्टा होगा ना, इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। इसका मतलब जो आई बॉल है, आई बॉल की लंबाई घट जाती है। आई लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है ना जी। आई लेंस पतला हो जाता है। और इसके उपचार में किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। इसके उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्यों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, सवाल उठता है क्यों। क्योंकि देखो यहां पे समझो, ये हमारा आई लेंस, यहां पर मान लो ये आई लेंस है और यहां पे मान लीजिए ये क्या है, रेटिना है। इमेज कहां पर बनना चाहिए, हमारा रेटिना पर, लेकिन इमेज मान लीजिए कहां बन रहा है, रेटिना से आगे इधर बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको रेटिना पर बनाना है। अब मान लो इसको हम पहले से थोड़ा क्या करते हैं, कन्वर्स करते हैं, पहले से ऐसे थोड़ा कन्वर्स करते हैं, और कन्वर्स करके इसे वो कर दिए कहां पर मिल जाएगा, इधर रेटिना पे। यानी कि इसके लिए हमको कौन सा लेंस का यूज करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस का यूज करना पड़ेगा। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, उत्तल होता है। आगे बात समझ में, इसलिए यहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पीछे से क्या भेजा है, अच्छा
पढ़ेंगे, ब्रेक में पढ़ेंगे, है ना? ढाई मतलब जब 4:30 बजेगा तब देंगे 5 मिनट का। क्लास चेंज करेंगे ना जी, मतलब दूसरा क्लास लगाएंगे ना फिर केमिस्ट्री का। क्या हो गया, मार्क कर लिया क्या इसने? आगे चलें हम लोग। हाँ पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं, है ना? चलो अब देखो, ध्यान से समझिएगा। अब एक होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी इसको बोलते हैं सामंजस्य शक्ति, सामंजस्य शक्ति या सामंजस्य क्षमता। तो देखो क्या होता है ना कि जब भी हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो यही आंख देख रहा है, नजदीक की वस्तु को देख रहे हैं यही आंख देख रहा है ना? यानी इसका मतलब क्या है कि जब दूर की वस्तु को देख रहे होंगे, नजदीक की वस्तु को देख रहे होंगे, तो जो हमारे आंख का जो फोकल लेंथ है वो बढ़ घट रहा होगा। तो हमारे आंख का जो फोकल लेंथ है ना, हमारे आई के द्वारा फोकल लेंथ को बढ़ाने या घटाने की जो क्षमता है, बढ़ाने या घटाने की क्षमता को क्या कहते हैं? फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने की क्षमता को क्या कहेंगे? सामंजस्य क्षमता। और इसमें इसको बढ़ाने घटाने में कौन हेल्प करता है? सिलियरी पेशी। अब जब किसी दूर की वस्तु को देखने पर क्या होता है, ध्यान से समझना। दूर की वस्तु देखने पर, अरे जग फैसला कर दो भाई, क्या हो रहा है? चलो देखो, अब यहां पर देखिए, जब दूर की वस्तु देखेंगे तो मतलब हमें जो सिलियरी मसल है ना, ये हमारा आंख क्या रहेगा? बिल्कुल रेस्ट में रहेगा, है ना? जैसे आई का लेंस है वो बिल्कुल एकदम ऐसे पतला रहेगा, आई लेंस क्या रहेगा? पतला रहेगा। और ये जो सिलियरी पेशी है यहाँ पर, ये सिलियरी पेशी क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी एकदम। दूर की वस्तु देखने पर सिलियरी पेशी रिलैक्स करती है। सिलियरी पेशी, ये आपसे पूछता है ये सब सवाल। सिलियरी पेशी क्या करती है? रिलैक्स करती है। आई लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? आई लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है। आई लेंस क्या होती है? पतली। आई लेंस पतली होती है ना। और पावर कैसा होता है? ज्यादा या कम? फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होगा ना। आई लेंस का पावर कैसा? कम। और जब नजदीक की वस्तु देखेंगे, नजदीक की वस्तु देखने पर याद रखिएगा कि ये सिलियरी पेशी अब क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी। सिलियरी पेशी क्या करेगी? सिकुड़ेगी। और सिकुड़ करके क्या करेगी? इसके ऊपर क्या करेगी? ऐसे प्रेशर डालेगी। और इसमें क्या हो जाएगा? लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। मतलब जो हमारा आई लेंस है, इसके बाद लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? लेंस का फोकस दूरी, अगर लेंस मोटा होगा तो घटेगा ना, लेंस का फोकस दूरी घट जाएगा और लेंस का पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये सब भी आपसे पूछता है कि नजदीक देखने पर, नजदीक की वस्तु देखने पर सिलियरी पेशी पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह के सवाल भी आपसे बनेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। प्रेस बायोपिया क्या है, फिर हम लोग देखेंगे एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर कैटरेक्ट देखेंगे। इसके बाद हमारा लेंस जो है वो मतलब आई वाला जो पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में मूव करेंगे। कौन वाला पीडीएफ था? सुबह वाला नहीं डला है? बोर्ड का पीडीएफ नहीं मिला है? बोल देंगे, डाल देंगे, है ना? ठीक है। चलो सुनी लो एक, है ना? किसी ने लिखा, किसने लिखा है पता नहीं। लिखा है कि फिर से मैं सवाल पूछने लग जाऊं, हर एक लाइन में सवाल है ना? खैर चलो सवाल नहीं पूछूंगा, बाद में पूछूंगा। चेहरा जैसे चांद लिए फिरती हो, कदमों में आसमान लिए फिरती हो, एक तो नजर वैसे तुमसे हटती नहीं, एक तो नजर वैसे तुमसे हटती नहीं, ऊपर से तिल वाला गाल लिए फिरती हो। अब लास्ट लाइन है, और मुझे मारने का इरादा कर ही लिया है, और मुझे मारने का इरादा कर ही लिया है, इसलिए कानों में झुमके डाल लिए फिरती हो। चलिए अगला डिजीज देखिए। रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष। कौन यूट्यूबर है यहाँ पे लोग ऐसा? अच्छा, एकदम पूरा इसके स्टाइल में बोला हेलो गाइस। कौन अभी नया नया शादी हुआ ना जी एक का, क्या नाम है उसका? हाँ वही, मतलब दिन भर जो ब्लॉगे बनाता रहता है। चलिए रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है समझिए। ये इसमें आई के सिलियरी मसल
वीक हो जाती है। अब देखो आई का सिलियरी मसल ना वीक हो जाएगा मतलब वो लेंस को क्या नहीं कर पाएगा, वो दबा नहीं पाएगा, लेंस के मतलब साइज को नहीं क्या नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आई का सामंजस्य क्षमता कम हो जाता है। और ये ज्यादातर कब होगा, आंख की पेशियां कब वीक होगी, बुढ़ापे में, है ना। ये कब होती है, ये ओल्ड एज में होती है, ठीक है, ओल्ड एज में होती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो कि जो लेंस है ना वो अपना मतलब जो साइज है वो कम कर ही नहीं पाएगा फोकल लेंथ को, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, जो सिलियरी पेशी है वो मजबूत चाहिए, ताकि वो लेंस को क्या कर सके, उसकी लंबाई को, उसका जो फोकल लेंथ घटा सके, वो उसको मोटा कर सके। तो लेंस हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर फोकल लेंथ ज्यादा दूर वाला वस्तु तो दिखेगा ठीक से, लेकिन इसमें नजदीक की वस्तु जो है ना वो देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती। बात समझ में आ गया, क्यों नहीं दिखती है, साफ नहीं दिखती है। और इसका इलाज क्या है, याद रखिएगा, इसके लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। और नोट में लिख लीजिएगा, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, तो लिख लेना, बाइफोकल लेंस का आविष्कार, ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जिन्होंने त्वरित चालक का आविष्कार भी किया था। और त्वरित चालक किससे बना होता है, तांबा से। इन्होंने बताया था सबसे पहले कि चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना? नहीं, इसमें दिखने में तो दिक्कत होता है, निकट की वस्तु को देखने में समस्या होती है। जो आपका एस्टिग्मेटिज्म होता है ना, उसमें निकट और मतलब उसमें क्या होता है ना कि वस्तु आपको दोनों तरह की वस्तु को देखने में समस्या होगी। इसमें क्योंकि देखो जो आपका आई लेंस है ना वो अपना क्या नहीं कर पाता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि दूर की वस्तु निकट की वस्तु दोनों साथ नहीं दिखती है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होती है वो किसमें होती है, निकट की वस्तु को देखने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या हो गया, दूर की वस्तु मतलब तारा सूर्य मतलब स्पष्ट नहीं दिखता है ना, क्लियर नहीं दिखेगा, है ना, ठीक है, धुंधला दिखेगा, मतलब हिलता डुलता दिखेगा, प्रॉपर नहीं दिखेगा, ठीक। और वो एक्चुअली प्रकाश की इंटेंसिटी तारों की इतनी ज्यादा होती है कि दिखती है, और कई तारे ऐसे नहीं दिखते हैं उनको, है ना, ऐसा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगला है एस्टिग्मेटिज्म, या फिर इसे बोलते हैं अबिंदुकता। इसमें क्या होता है ना, अबिंदुकता में इसमें आई का फोकल लेंथ चेंज होता रहता है, इसमें आंख का फोकस दूरी बदलता रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें निकट और दूर दोनों की वस्तु साथ नहीं दिखती, कभी निकट की नहीं दिखेगी, कभी दूर की नहीं दिखेगी। निकट तथा दूर दोनों ही वस्तु साफ अबिंदुकता है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। इसमें आंख का फोकस दूरी बदलता रहता है, इसमें निकट तथा दूर दोनों की वस्तु साफ नहीं दिखती। और इसको ट्रीट करने के लिए इसमें किसका यूज करते हैं, याद रखिएगा, इसमें बेलनाकार लेंस का, वहां पर बाइफोकल लेंस और यहां पर बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस का, बेलनाकार लेंस का यूज होता है। बस जो एग्जाम के लिए जरूरी है उसे आप समझो। नेक्स्ट है मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में देखिए क्या होता है ना, इसमें आई लेंस पर धूलकण जम जाता है, इसमें आई लेंस पर डस्ट यानी धूलकण जम जाता है। इसमें आई लेंस क्या हो जाता है, धुंधला या क्लाउडी हो जाता है, धुंधला हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, जैसे कि आपको वस्तु ना क्लियर नहीं दिखेगी, स्पष्ट नहीं दिखेगी, साफ साफ नहीं दिखेगी। और याद रखिएगा इसमें क्या होता है कैटरेक्ट में, इसमें इसके सर्जरी में, जो इसका सर्जरी होता है, इसके ऑपरेशन में, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है ना जी, पहले हमारे तरफ से लोग जाते थे नेपाल कराने के लिए, नहीं याद, लहांग नामक एक जगह था, वहां अस्पताल जाते थे, है ना, अच्छा अभी भी जाता है। इसके ऑपरेशन में आई लेंस पर जो धूलकण लगा होता है, आई लेंस पर डस्ट को साफ कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, या फिर आई लेंस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, या फिर आई लेंस को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और जो देखते हो जब किसी को जो चश्मा लगा रहता है, तो चश्मा हटाने के लिए ना आंख के ऊपर एक लेंस लगाता है आदमी, लड़का लड़की सब जैसे है ना, कि कहीं जाना होगा तो आंख के ऊपर लेंस चश्मा हटाने के लिए लगता है वो। हाँ, तो वो जो लेंस बना होता है ना, वो किससे बना होता है, वो ल्यूसाइड से बना होता है, याद रखिएगा, किससे, ल्यूसाइड से, है ना, ये पदार्थ होता है, इससे वो बना होता है। पूछ देता है आपसे एग्जाम में कई बार, तो इस चीज को लिख लेना। कॉन्टैक्ट लेंस वही वही जो ऐसे चिपक के बनता है ना, क्या बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा, वो कॉन्टैक्ट लेंस बोल रहे हो। अब वो तो मोटा, वो पावर जिसका जिस हिसाब से, उस हिसाब से क्या करते हैं वो करते हैं। चलिए बाकी ग्लूकोमा ट्रेकोमा तो बताने की जरूरत नहीं है ना, वो तो पता है ना, ग्लूकोमा किसके कारण होता है, हाई प्रेशर बढ़ जाता है ग्लूकोमा में, आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, लिख लेना। और ट्रेकोमा जो होता है जीवाणु के कारण होता है, और ये ग्लूकोमा और ट्रेकोमा नामक जो बीमारी है इसका भी संबंध किससे है, आंख से है, ठीक है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग कि ग्लूकोमा और ट्रेकोमा नामक जो बीमारी है ये भी आंख से संबंधित है। ग्लूकोमा में आई का प्रेशर बढ़ जाता है, और ट्रेकोमा में क्या होता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। इसी के साथ हमारा ये जो लाइट चैप्टर है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब दो चैप्टर बचा हुआ है बस, इलेक्ट्रिसिटी ये सेकंड लास्ट है, विद्युत। इसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ये मैग्नेटिज्म जो है सेकंड लास्ट होगा, मतलब मैग्नेटिज्म लास्ट टॉपिक होगा, ये सेकंड लास्ट है। मॉडर्न फिजिक्स में वही एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह है ना, थोड़ा बहुत आपका मॉडर्न फिजिक्स के बारे में जो जरूरी होगा वो बता देंगे आपको। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो स्टडी ऑफ चार्ज। जो आवेश होता है ना, आवेश का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आवेश का अध्ययन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए
आवेश की जब बात करते हैं तो अब आवेश क्या होता है, एक तो आपका स्टैटिक रहेगा, स्थिर आवेश, है ना? जब स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत, मतलब इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। पूछता है एग्जाम में, तभी मैं आपको लिखा रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए स्टैटिक चार्ज की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और जब हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि गतिशील आवेश, गतिशील आवेश के बारे में जब पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले तो हम लोग स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे पहले हम लोग, और फिर हम लोग आएंगे मूविंग चार्ज के ऊपर, है ना? तो इसके पहले जो भी चार्ज के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमें सबसे पहले किसके बारे में जानना होगा, चार्ज के बारे में जानना होगा कि ये चार्ज एक्चुअली में है क्या। फिर हम लोग स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे, फिर मूविंग चार्ज की बात करेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ओम्स लॉ देखेंगे, केवीएल देखेंगे, केसीएल देखेंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस देखेंगे, सीरीज में देखेंगे, डिफरेंट इफेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। चला आगे, कैन आई मूव, क्या हो गया, कहा इतना, हाँ? चलिए नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज यानी आवेश। देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, मास के बारे में। मास क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह भार का अनुभव करता है या जड़त्व का अनुभव करता है ना? जड़त्व का ही जो माप है उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसी तरह चार्ज क्या है, याद रखिएगा, चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फोर्स का, विद्युत बल का अनुभव करता है। ये मनुष्य के उसमें गलती से आ गया क्या ये लोग लक्षण एक चार्ज, चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है। समझिए यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। ये याद रखिएगा, इसका जो ऐसा यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट इज कूलम्ब। और सीरियस यूनिट जो होता है इसका, सीरियस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। इसके बाद याद रखना सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट इसका क्या है, फैराडे। और फैराडे ने ही क्या खोजा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। फैराडे ने ही क्या खोजा, बताइए, डायनेमो को। फैराडे ने आविष्कार किया किसका, बेंजीन का। और एक फैराडे बराबर कितना, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का, चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है ईएसयू। क्या है, ईएसयू। ईएसयू का मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। और एक कूलम्ब में कितना ईएसयू, एक कूलम्ब में याद रखना 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होता है। एक कूलम्ब में कितना ईएसयू होता है, 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। ईएसयू चार्ज को मापने का सबसे छोटा यूनिट है। बहुत जब बहुत फैक्चुअल सवाल बनेगा तो इस तरह का सवाल बनता है आपके पेपर में। चलिए इसे आप लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। ईएसयू लिखा है, ईएसयू क्या हो गया, एक कूलम्ब में कितना ईएसयू होगा, एक कूलम्ब में कितना स्टेट कूलम्ब होगा। अच्छा सीरियस यूनिट वाला ये देखना पड़ेगा, है ना? मैं बता दूंगा अभी कितना स्टेट कूलम्ब होता है ना? मैंने ऐसा कोई सवाल देखा नहीं है, हालांकि मैं अभी बता देता हूं आपको, लिखा दूंगा कितना कूलम्ब स्टेट कूलम्ब होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि समझिएगा कि चार्ज जो होता है ना, चार्ज पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों हो सकता है। और ऐसा सबसे पहले किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऐसा बताने वाले कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और याद रखना जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस में पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो याद रखना 6.25 × 10⁻, कितना 18 इलेक्ट्रॉन होता है ना? ये भी आपसे पूछ देता है आपसे, है ना? एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किसने खोजा था, कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेव है, ऐसा किसने कहा था? ब्रॉगली, याद रखना डी ब्रॉगली, है ना? डी ब्रॉगली ने, लिख लीजिएगा ये पॉइंट, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। अगर हाँ डी ब्रॉगली ने, मतलब इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की खोज डी ब्रॉगली ने की थी, लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की खोज या इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण की खोज डी ब्रॉगली ने की थी। चला आगे मूव करें। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए कई बार सवाल पूछा जाता है कि ग्लास रेड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ने पर ग्लास पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, बताओ। हाँ पॉजिटिव। ये एग्जांपल आप देखो इसको,
यहाँ पे दो तीन आपसे पूछता है, देखना पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, इस तीनों को आपको पता होना चाहिए। एक तो ग्लास रॉड विथ सिल्क पूछता है आपसे, मैं चित्र लगा देता हूँ, और एक पूछता है एबोनाइट रेड वाला, देखो ये चित्र भी लगा देता हूँ, एक एबोनाइट वाला पूछेगा आपसे। देखिए जैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जैसे इसको इस पर रब करिएगा तो ये ग्लास रॉड जो है ना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहाँ पे याद रखना, ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है एबोनाइट में। और तो ग्लास अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कैसा चार्ज आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। वहीं सिल्क क्लॉथ, और जो नेचुरल सिल्क होता है वो किससे बनता है बताओ, नेचुरल सिल्क प्रोटीन से। आर्टिफिशियल सिल्क रायन को कहते हैं जो सेलुलोज से बनता है। सिल्क का उत्पादन सेरीकल्चर या मॉरिकल्चर। यहाँ पर ये सिल्क क्लॉथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और वहीं पर दोस्तों याद रखिएगा, जब एबोनाइट रेड को फर से, एबोनाइट रेड को फर से, फर जो मतलब छाल होता है, फर से, और या छाल लिख लेना, छाल से रब करने पर, रगड़ने पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहां पर देखो क्या होगा, ये जो एबोनाइट रेड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एबोनाइट रेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, और इस पर कैसा चार्ज जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा, और जो फर है, फर यानी छाल पर, छाल जो है इस पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये भी आपसे पूछता है कई बार। बच्चा में आप लोगों ने वो किया था, कभी किया है, कंघी से ऐसे ऐसे वो करके, कंघी से ऐसे ऐसे करके करना, अभी भी देखना पेपर को ना करेगा, पेन से भी करता है। अच्छा कर चुके हो, अच्छा चलिए आगे चलें। इसके आगे चलेंगे, फिर बात करेंगे कूलम्स लॉ की। मूव करें, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉम्ब से, कंघी से, कॉम्ब से बाल को रगड़ने पर, बाल की स्टडी को क्या बोलते हैं, पेकोलॉजी। और बाल जो होता है इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, कैरोटिन। और कंघी जो बनता है वो किस प्लास्टिक से बनता है, पीवीसी, है ना। याद रखना कंघी जो होता है ना, इसमें कॉम्ब पर क्या होता है, कॉम्ब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और जो हेयर है, बाल, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये सब बन जाता है सवाल आपसे कि अगर बाल को कंघी से रगड़े तो कौन क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरह से सवाल बनता है। अब हम लोग मूव करते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। कूलम्स लॉ, कल आपकी फिजिक्स की दो क्लास होगी मे बी, है ना, एक सुबह होगी और एक शाम में होगी, है ना। 4 घंटे का नहीं होगा अब, मतलब 4 घंटे का मामला ही बचा है हमारे पास, है ना, टोटल फिजिक्स में। हाँ तो 1.5-2 घंटे का सुबह होगा और 1.5-2 घंटे का शाम में होगा। देखते हैं कल का कुछ कराते हैं कल, लेकिन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी छोटा मोटा जो आ जाएगा ना उसको खुद से भी कर लेना, छोटा छोटा कोई टॉपिक आ जाएगा तो, है ना। ठीक है, बाकी वन लाइनर दे दिया, वन लाइनर में आपको जितना भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड अभी पढ़िएगा, केमिस्ट्री का तो पता चलेगा आपको। और बायो का भी देखते हैं। आज आज हम लोग कोशिश, आज मेरा प्रयास रहेगा कि आज उसको कंप्लीट कर देंगे बायो वाला, कल कल शाम तक में अपडेट करवा देंगे। अरे सामने में अपडेट करवा देंगे, हाँ तब जाएंगे, ठीक। पता चला तुम लोग जाने भी नहीं दिया हमको, हाँ। चल खड़ा एयरपोर्ट पे लोग बिना वन लाइनर देने नहीं निकलने देंगे आपको। ऐसे कैसे पटना छोड़िए। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। चल अच्छा चल, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यह है M1, Q1 नॉट M1, ये मान लीजिए Q1 है और ये मान लीजिए Q2 है, और इसके बीच का जो दूरी है वो क्या है आपका R है। ये कहता है कि इसके बीच, जो कूलम लॉ क्या कहता है, इसके बीच जो है ना एक प्रकार का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। यानी कि जब जब दो आवेश को कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच एक बल कार्य करता है जिसे विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये जो बल है ना, याद रखिएगा वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। अगर नेचर ऑफ चार्ज सेम है, यानी कि अगर लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज का मतलब क्या, अगर समान आवेश है, समान आवेश का मतलब क्या, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है या नेगेटिव और नेगेटिव है, यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, यानी अगर असमान आवेश है, असमान आवेश है, यहाँ पर आपका फोर्स कैसा लगता है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी कि आकर्षण बल लगता है। लेकिन अब इस बल का मान कितना होता है, कैसे इस बल के मान को कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं।
चला आगे। चल। अब ये कहता है कि इसके बीच जो फोर्स लगता है ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए ग्रेविटेशन में सेम वैसे ही है। m1 m2 था, बीच में डिस्टेंस कितना था r था, तो यहाँ पर फोर्स क्या था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही था ना। यहाँ पर जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब q1 और q2 क्या है, तो ये चार्ज है, q1 q2 ये क्या है, आवेश का मान। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स जो था वो सिर्फ नेचर में कैसा था, अट्रैक्टिव था। या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। और k क्या है, तो k है याद रखना कूलम्ब नियतांक है, कूलम्स कांस्टेंट है, या कूलॉम नियतांक किसको बोलते हैं। जैसे वहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था ना, वैसे यहाँ पर ये है। अब देखिए इस k का जो मान होता है ना, k का मान कितना होता है याद रखिएगा, कूलम्ब नियतांक का 9 × 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्या होता है, यूनिट भी याद रखना इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहां से आया यूनिट, देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसको इधर लेकर के जाओ मीटर स्क्वायर बराबर ये k है इनटू चार्ज है ना, दो चार्ज है तो कूलम्ब इनटू कूलम्ब, ये होगा ना, ये आ जाएगा इधर, तो k बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो सवाल करते हैं। चला आगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे कोई नहीं, लिख लो केसीसी का मतलब ये के है, के मतलब कूलम्ब कांस्टेंट, ये Q1 का मतलब इसका यूनिट कूलम्ब, Q2 का यूनिट कूलम्ब। ठीक है, ये केसीसी का मतलब किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। हाँ? आगे चलें। अब देखिए क्वेश्चन है, दो एकांक आवेश को, दो एकांक यानी यूनिट, एकांक आवेश यानी यूनिट चार्ज, एकांक आवेश यानी यूनिट चार्ज को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसके बीच लगने वाला बल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कहिए कि अगर दो आवेश 20 कूलम्ब तथा 30 कूलम्ब को 40 या 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो बल का मान क्या होगा। ये वाला तो सिंपल है, ऊपर वाला तो बहुत सिंपल है। आपको क्या निकालना है, फोर्स ये कितना है 3 × 10⁻⁹, आपका बल का मान यूनिट चार्ज दिया यानी 1 × 1 बटे 1 का स्क्वायर, ये होगा ना। ये तो सिंपल हो गया, 3 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, के का मान यहां बताया ना आपको, इधर देखो 9 × 10⁻⁹, अच्छा यहाँ पे 3 लिख दिया क्या मैंने, 9 कर दो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। अब देखिए यहां पर अगर निकालिए F इक्वल टू क्या है, 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना है 20, Q2 30 डिवाइडेड बाय 10 × 10, ये कट गया, 2 × 6 = 54, 54 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, इस तरह से आपसे सवाल पूछ लेगा यहां से। अब बाकी जैसे ग्रेविटेशन में आपको बताया था ना, अगर द्रव्यमान को दुगुना कर दें, दूरी को आधा कर दें, उस तरह का सवाल बनेगा कि आवेश को दुगुना कर दें, दूरी को आधा कर दें, वो सब सवाल आप लोग कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं है उसमें। चलो अब कंडीशन कैसे बनता है और क्या सवाल बनता है देखते हैं। बस इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर 10 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे स्टार्ट। देखो अब आपसे अगर पूछे कि चार्ज का मान अगर बढ़ा दें, आवेश का मान अगर ज्यादा कर दें, अगर आवेश का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या होगा, अगर आवेश का मान घटाएंगे तो घटेगा, अगर दूरी उसके बीच, अगर जो दूरी है, दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या होगा, घटेगा, और दूरी को घटाएंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आप याद रखिए अभी। बाकी कल जो है 2 क्लास आपकी फिजिक्स की होगी, जिसमें कि एक क्लास में हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करेंगे और एक क्लास में मैग्नेटिज्म को। देखते हैं अगर पॉसिबल होता है तो एक ही बार लगा देंगे, है ना, वो बात करते हैं। मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि एक सुबह लगा देते 10 से 12 और एक फिर, अच्छा देखते हैं जैसा भी होगा बताएंगे, वो कर देंगे, बता देंगे। अभी बात कर लेंगे हम, उसके बाद बता देंगे आपको। कल आपका 2 क्लास लगेगा फिजिक्स का, है ना। चलिए अभी 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 4:29 हो रहा है ना, तो अगली क्लास मतलब जो नेक्स्ट है 4:40 में स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को।